नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वेश्चन ग्रुप्स, कि हमने क्वेश्चन ग्रुप्स कैसे कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो हमने नॉर्मल सब ग्रुप्स पढ़ लिए हुए हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है जी क्वेश्चन ग्रुप की? अगर H नॉर्मल सब ग्रुप हो G का, ठीक है, H अगर G का नॉर्मल सब ग्रुप है, देन G बाय H जो है ये आपके पास क्वेश्चन ग्रुप बनेगा, ठीक है। H अगर G के अंदर नॉर्मल है तो G बाय H हमारे पास क्या बन जाएगा? क्वेश्चन ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। जब आपने क्वेश्चन ग्रुप बनाना है तो जो सब ग्रुप आप नीचे लिख रहे हैं वो नॉर्मल होना चाहिए ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब G बाय H होगा कैसा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो अब वो हम लिखते हैं कि G बाय H के एलिमेंट्स इस टाइप के होंगे, इस टाइप के कोसेट्स होंगे, ठीक है। लेफ्ट कोसेट्स या राइट कोसेट्स फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G, ठीक है। G बाय H के एलिमेंट्स कैसे होंगे? GH टाइप के, यानी कोसेट्स आपके पास आ गए। तो यानी क्वेश्चन ग्रुप क्या है? क्वेश्चन ग्रुप में आपके पास कोसेट्स हैं। उस नॉर्मल सब ग्रुप के G के अंदर जो आपके पास कोसेट्स हैं वो क्या है? वो कोसेट्स की जो कलेक्शन है वो ग्रुप होगा, ठीक है। तो वो कौन सा ग्रुप होगा? क्वेश्चन ग्रुप होगा, ठीक है। G बाय H इज इक्वल टू GH कोसेट्स है, यानी फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर जो है ये G बाय H ये एक ग्रुप होगा, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लिकेशन या एडिशन कैसे डिफाइन है? ऑपरेशन यानी क्या है? अगर तो इन दोनों का ऑपरेशन जो है, जाहिर है दोनों का ऑपरेशन तो सेम ही होगा। अगर G का ऑपरेशन एडिशन है तो यही है कोसेट्स आ जाएंगे। अगर दोनों का ऑपरेशन एडिशन बन जाता है तो फिर ये वाले कोसेट्स आ जाएंगे फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G, ठीक है। ये वाले कोसेट्स आ जाएंगे। अच्छा, अब ऑपरेशन क्या होगा? सबसे पहले क्लोजर लॉ क्या होगा? एसोसिएटिव लॉ हम नहीं चेक करेंगे, मैं आपको क्लोजर और सिर्फ आइडेंटिटी दो बता दूंगा बस, आप बाकी दो देख सकते हैं। क्लोजर लॉ यानी आपने एलिमेंट्स को ऑपरेट कैसे करना है, आपस में ऐड या मल्टीप्लाई कैसे करना है। G बाय H के दो एलिमेंट्स लें, एक मैं एलिमेंट ले लेता हूं G1H और दूसरा एलिमेंट G2H, ठीक है। ये कोसेट्स हैं, तो ये याद रखना है आपने। इसका ऑपरेशन क्या है? ये यहाँ पे डॉट मैंने लिया हुआ है, ठीक है। यानी ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन था तो मैं डॉट ले लेता हूँ, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई करना है? जस्ट एलिमेंट्स को G1 को G2 से मल्टीप्लाई करना है आपने, और H आपका एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ये इसका ऑपरेशन है, यानी आपने G बाय H के जो एलिमेंट्स हैं उनको ऑपरेट कैसे करना है, ठीक है। वो ये तरीका होगा आपके पास, यानी क्लोजर लॉ आपका ऐसे वेरीफाई हो जाएगा। G1 और G2 दोनों G के एलिमेंट्स हैं, तो उनका प्रोडक्ट भी जो होगा वो भी G का एलिमेंट होगा, तो ये भी एक कोसेट ही बनेगा, ठीक है। तो क्लोजर लॉ आपका वेरीफाई हो गया। एसोसिएटिव आप इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। आइडेंटिटी क्या होगी? अगर G की आइडेंटिटी E है, ठीक है, और H वैसे ही आ जाएगा EH, यानी H जो है वो आपकी क्या होगी? आइडेंटिटी होगी। आइडेंटिटी ऑफ G बाय H, ठीक है। सो ऑपरेशन मैंने आपको बता दिया क्या है, एलिमेंट्स को ऑपरेट कैसे करना है, और मैंने आपको आइडेंटिटी बता दी। बाकी एसोसिएटिव लॉ और इनवर्सेस वो आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं, बिकॉज, ठीक है, खुद से आप वेरीफाई कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। हमने प्रूफ नहीं करना बेसिकली। मैंने ये वाले एलिमेंट्स दो आपको इसलिए बताए हैं ताकि जो हम आगे एग्जांपल्स करेंगे उनमें आपको आसानी रहे, याद रहे कि आइडेंटिटी क्या होती है और एलिमेंट्स को ऑपरेट कैसे करना है। सो G बाय H मल्टीप्लीकेशन वाला ये आ गया। अगर एडिशन है तो फिर क्या आ जाएगा आपके पास? G1 प्लस H प्लस G2 प्लस H, तो ये आपके पास बन जाएगा G1 प्लस G2 प्लस H। ये ऐसे डिफाइन होता है, ठीक है, कि G ग्रुप के एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर लें और सेट जो है, ठीक है, जो सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप है वो वैसे ही इसके साथ आता जाएगा। इसकी भी आइडेंटिटी क्या होगी? 0 प्लस H यानी H होगी, ठीक है। ये मैंने बात की है जब ऑपरेशन मेरे पास एडिशन था, ये मैंने बात की जब मेरे पास ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन था, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि अगर G आपके पास फाइनाइट ग्रुप हो, यानी अगर G फाइनाइट है, ऑर्डर ऑफ G जो है वो आपके पास फाइनाइट है, देन क्वोशिएंट ग्रुप का जो ऑर्डर होगा G बाय H का जो ऑर्डर होगा वो बराबर होगा ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H, ठीक है। अगर G फाइनाइट है देन G बाय H का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H होगा, ठीक है। अच्छा, अगर G फाइनाइट नहीं है, यानी G कोई इन्फिनिट ग्रुप है
और H उसका सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप लिया हुआ हमने, तो जो G बैच यानी क्वोशंट ग्रुप है, यानी जो कोसेट्स बनेंगे वो फाइनाइट भी बन सकते हैं, इन्फिनिट भी बन सकते हैं, ठीक है। सो हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, वो जितने भी एलिमेंट्स बनेंगे हमने तो सिर्फ वो देखना ही है कि वो ग्रुप बनता है या नहीं बनता, और वो बनेगा जरूर, क्योंकि G बैच अगर H नॉर्मल है तो G बैच आपके पास हमेशा क्वोशंट ग्रुप बनेगा, और उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, कोसेट्स की फॉर्म के होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम एग्जांपल्स करते हैं इसकी। तो सबसे पहले अबेलियन ग्रुप्स की तरफ आते हैं। जो सबसे फेमस अबेलियन ग्रुप है वो है Z। G को हम ले लेते हैं जी Z। अब हमें पता है जी Z के सब ग्रुप्स कैसे होते हैं, इस फॉर्म के, NZ फॉर्म के, ठीक है। NZ फॉर्म के सब ग्रुप्स होते हैं G के, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, 2Z 3Z 4Z 5Z, ठीक है। इवन वाले भी आ जाएंगे सारे, ठीक है। अगर मैं 2Z ले लूं तो सारे इवन आ जाएंगे, ठीक है। सो ये मेरे पास G है और ये H है। अब H G के अंदर नॉर्मल ही होगा ना, क्योंकि G अबेलियन ग्रुप है, तो अबेलियन ग्रुप का हर एक सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल ही होता है। तो अब हम क्वोशंट ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले NZ से शुरू नहीं करते, हम 2Z से शुरू कर लेते हैं आपको आसानी के लिए, फिर हम जनरलाइज कर लेंगे उसको। तो मैं H को ले लेता हूं 2Z। तो अब मैं बनाता हूं G बाय H। G बाय H का क्या मतलब होगा, G प्लस H, G बिलोंग्स टू G, ठीक है। फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G कि कोसेट्स ये वाले बनाने हैं, क्योंकि ग्रुप का ऑपरेशन एडिशन है ना, तो G प्लस H आ जाएगा। चलें जी बनाते हैं। अब Z है और नीचे है 2Z, तो ये आ जाएगा आपके पास, Z में से कोई एलिमेंट N हम ले लेते हैं, N प्लस 2Z, इस टाइप के एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। चलें जी अब देखते हैं क्या बनता है ये N प्लस 2Z, ठीक है। ये कैसे एलिमेंट्स आएंगे आपके पास। आप N को 0 लें तो क्या बन जाएगा, 2Z बन जाएगा। N को 1 ले क्या बनेगा, 1 प्लस 2Z बन जाएगा। N को 2 लें, 2 प्लस 2Z, वो आपके पास अगेन क्या बन जाएगा, 2Z ही रहेगा, ठीक है। N को 3 लें तो अगेन आपके पास यही बनेगा, 1 प्लस 2Z बनेगा, अप टू सो ऑन, ये वाले ही आते रहेंगे हमेशा, ठीक है। यानी एक्चुअली हमारे पास डिस्टिंक्ट सिर्फ दो ही आएंगे, ठीक है। हमारे पास जो डिस्टिंक्ट है वो सिर्फ दो ही आएंगे, एक 2Z और एक 1 प्लस 2Z। अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम यहाँ पे एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, फिर आपको क्लियर समझ आ जाएगी। 2Z का क्या मतलब है, 2Z का मतलब है 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 अप टू सो ऑन, ठीक है। 0 प्लस 2Z का क्या मतलब है, 0 को इसमें ऐड करें, 0 आ गया, यही एलिमेंट एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। 1 को ऐड करें तो ये मेरे पास क्या बना, 2Z ही बना ना। अच्छा अब देखें, 1 को ऐड करें 2Z में, ये आपके पास 2Z है, इसमें 1 को ऐड करें, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 6 7 अप टू सो ऑन, ठीक है। अच्छा अब नेगेटिव वाले, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 4 माइनस 3 प्लस माइनस के साथ, और यहां पे प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7, ये वाले एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। और ये कौन सा बन रहा है, ये कौन सा बन रहा है आपके पास, ऑड वाला बन रहा है, ठीक है। ऑड इंटीजर्स आ रहे हैं सारे। आज जब 2 प्लस 2Z करेंगे, 2Z के अंदर 2 को ऐड करें, ये 2 आ गया, प्लस 2 के अंदर 2 को ऐड करें 4, प्लस 4 के अंदर 6, प्लस 6 में 8 अप टू सो ऑन। अब माइनस वालों की तरफ आ जाएं, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 4 माइनस 2, 2 माइनस 6 माइनस 4, ठीक है। तो ये आपके पास प्लस माइनस ये वाले एलिमेंट्स आते जाएंगे। तो ये अगेन आपके पास क्या आ गया, 2Z आ गया, ठीक है। मैंने 1 को किया, 0 1 2 को किया, तो आपके पास सिर्फ दो ही कोसेट्स आए, एक 2Z आया और एक ऑड वाला आया, ठीक है। अब को माइनस वाला हम चेक कर लेते हैं। चेक करें जी, -1 को चेक ऐड करें 0 में, आपके पास आ गया -1,
ठीक है। जब -1 को आप 2 में ऐड करेंगे तो आपके पास +1 आएगा, ये आ गया। फिर जब -2 के साथ इसको ऐड करेंगे तो आपके पास -3 आ जाएगा। जब +4 के साथ ऐड करेंगे तो +3 आ जाएगा। ये वाले एलिमेंट्स ही आएंगे आपके पास, ठीक है। और ये कौन सा वाला आ रहा है? ऑड वाला आ रहा है, ठीक है। तो जो Z/2Z ग्रुप है इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके पास? सिर्फ 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से आ रहे हैं? एक 2Z तो इस स्ट्रक्चर की आइडेंटिटी क्या होगी? 2Z ही होगी ना। 0 + 2Z 2Z, यानी एक मेरे पास आइडेंटिटी आ रही है, ठीक है। एक 2Z आ रहा है और दूसरा कौन सा आ रहा है? ऑड वाला आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास, ठीक है। ये सेट है, सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स जो हैं, ये अब 2 एलिमेंट्स एज अ सेट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी Z/2Z मेरे पास क्वेश्चन ग्रुप बन गया कितने ऑर्डर का? 2 ऑर्डर का, ठीक है। अच्छा, और ये एक्चुअली आपके पास Z2 ही होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये Z2 कैसे हो गया? Z2 में तो 0 और 1 होते हैं, तो ये भी एक्चुअली वही है। 2Z का मतलब आइडेंटिटी है, ये 0 हो गया और ऑड वाला 1 है, ठीक है। यानी ऑड वाले को 1 से मैंने कैसे डिनोट किया है? Z2 के अंदर 1 का एलिमेंट ऑर्डर जो होता है वो 2 होता है, तो यहां पे ऑड वाले का ऑर्डर भी 2 ही होगा, ठीक है। ये दोनों ग्रुप सेम ही होंगे एक्चुअली। तो ये आपके पास कौन सा ग्रुप बन गया? Z2 बन गया। Z/2Z, ठीक है। कितना आ गया? Z2 आ गया। तो देखिए ऊपर इन्फिनिट ग्रुप है, नीचे भी इन्फिनिट ग्रुप है, लेकिन क्वेश्चन ग्रुप जो बन रहा है उसका ऑर्डर कितना आ रहा है? फाइनाइट आ रहा है। सो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर ग्रुप आपका इन्फिनिट है, H भी इन्फिनिट है, तो जो क्वेश्चन ग्रुप बनेगा वो इन्फिनिट बनेगा। हमारे पास फाइनाइट आ रहा है, ठीक है। तो इन जनरल हम क्या करेंगे जी? अब 2Z से मैंने आपको बता दिया, 3Z लिख लें, 4Z 5Z लिख लें। तो इन जनरली मैं आपको बता रहा हूं कि Z/nZ जो ग्रुप होगा इसके कितने कोसेट्स बनेंगे? n कोसेट्स बनेंगे। देखे ना, Z/2Z है तो नीचे Z के साथ जो 2 है उतने ही कोसेट्स आ रहे हैं, उतने ऑर्डर का ग्रुप आ रहा है। तो Z/nZ है तो n कोसेट्स आएंगे, n ऑर्डर वाला ग्रुप आएगा, कौन सा आएगा? Zn आएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है, Z/nZ जो है वो Zn के बराबर है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ग्रुप और ये वाला ग्रुप जो दोनों बराबर है, यानी इसका क्वेश्चन ग्रुप यही होता है। Z/nZ जो क्वेश्चन ग्रुप है ये एक्चुअली हमारे पास क्या बन जाता है? Zn बन जाता है, ठीक है। जब आइसोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे तब हम इनकी जो है इनको यूजिंग आइसोमॉर्फिज्म भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम यहां से क्वेश्चन ग्रुप्स बना के देख सकते हैं, ठीक है। सो ये रिजल्ट आपने याद रखना है। ग्रुप थ्योरी के अंदर और रिंग थ्योरी के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। Z/nZ है, n जितना n है z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे, उतने कोसेट्स बनेंगे, उतना इस क्वेश्चन ग्रुप का ऑर्डर होगा, ठीक है। उतने ऑर्डर वाला साइक्लिक ग्रुप बनेगा, ठीक है। Z/nZ है तो Zn बन रहा है साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। ओके, डन हो गया। अच्छा जी, तो अब हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया Z/nZ की कंस्ट्रक्शन की हमने। अब आप इस तरह से Z/2Z यानी वो हमने बना ही लिया है। तो अगर Z/E लिखा आ जाए तो परेशान ना हो जाइएगा, Z/E का मतलब Z/2Z है, ठीक है। और वो Z2 के बराबर हमने निकाल लिया हुआ है, ठीक है। अब एक और हम क्वेश्चन ग्रुप की बात करते हैं। ये क्वेश्चन ग्रुप मैं आपको याद करवाता चलूं, ये जब हमने ऑर्डर की बात की थी, तो हाँ, जब हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे ये ग्रुप अपीयर हुआ था। ये एक ऐसा ग्रुप था जो खुद तो इन्फिनिट ऑर्डर का था, लेकिन इसमें सब एलिमेंट्स जो है वो फाइनाइट ऑर्डर के थे, ठीक है। यानी पीरियोडिक ग्रुप था, ये इन्फिनिट था। तो अब हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, वो कौन सा था? वो था Q/Z। Q ग्रुप ऑफ रैशनल्स, Z जो है सेट ऑफ इंटीजर्स, तो Z जो है वो Q का सब ग्रुप भी है, और B अबेलियन जो Z है वो Q का नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा। तो हम Q/Z नॉर्मल सब ग्रुप जो है Q/Z क्वोशंट ग्रुप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे? Q के एलिमेंट्स कैसे होते हैं? P/Q फॉर्म के प्लस Z, वेयर PQ बिलोंग्स टू Z होता है, ठीक है। ये आपको पता ही है, ठीक हो गया। तो Q/Z के एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं? P/Q प्लस Z टाइप के, और P और Q दोनों इटसेल्फ इंटीजर्स ही होते हैं। तो यानी ये ऐसे कोसेट्स बनेंगे आपके पास। ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें सब एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है वो फाइनाइट होता है, ठीक है। खुद इसका ऑर्डर खुद इन्फिनिट होगा, ठीक है। अब हमने Z और E वो जो पहले किया उसमें देखें
दोनों इन्फिनिट थे, लेकिन जो Q ओवर Z आ रहा था, सॉरी जो Z ओवर MZ आ रहा था वो हमारे पास फाइनाइट आ रहा था, चाहे वो दोनों इन्फिनिट भी थे। यहाँ पे भी दोनों इन्फिनिट है, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास क्वोशंट ग्रुप का ऑर्डर है वो इन्फिनिट ऑर्डर का है, ठीक है। फाइनाइट कोसेट्स नहीं बनेंगे, तादाद उनकी फाइनाइट नहीं होगी। अच्छा, इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे? इस टाइप के होंगे, P बाई क्यू प्लस Z टाइप के, वेर P Q वो भी आपके पास क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई एलिमेंट हम लिखते हैं इसका, फिर उसका ऑर्डर निकालते हैं हम। तो इसका कोई एलिमेंट हम लिखते हैं, मैं लिखता हूं 4/3 प्लस Z, ठीक है। चूंकि ये ग्रुप अंडर एडिशन है, तो मुझे ये देखना है कि मैं कितनी दफा इस एलिमेंट को इटसेल्फ ऐड करूं तो मेरे पास आइडेंटिटी बन जाए। आइडेंटिटी क्या होगी स्ट्रक्चर की? इस स्ट्रक्चर की आइडेंटिटी क्या होगी? 0 प्लस Z, यानी Z आओ, ठीक है। तो मुझे ये देखना है कि मैं इसको कितनी दफा ऐड करूं इटसेल्फ कि मेरे पास क्या बन जाए? Z बन जाए। तो करें ऐड एक दफा इसको इसी के साथ 4/3 प्लस Z, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 4/3 प्लस 4/3 8/3 प्लस Z आ गया, तो आइडेंटिटी नहीं आई। अगेन इसमें मैं 4/3 प्लस Z ऐड कर देता हूं, तो ये मेरे पास 12/3 आ गया प्लस Z आ गया। 12/3 क्या होता है? 4 प्लस Z। अब 4 प्लस Z क्या होगा? Z होगा, ठीक है। Z के अंदर 4 को ऐड करेंगे तो Z ही रहेगा। ओके, ठीक है, इस बात को समझ लेंगे ना आप। Z के एलिमेंट्स लिखे हैं, उन सब एलिमेंट्स में 4 को जमा करें तो Z ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस एलिमेंट का ऑर्डर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, ठीक है। सो P बाई क्यू एलिमेंट जो होगा, P बाई क्यू प्लस Z, इस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा? Q ऑर्डर होगा, ठीक है। जो नीचे वाला नंबर है, ठीक है, वो होगा। ओके, इसको आपने याद रखना है। Q बाई Z कौन सा ग्रुप है? ये एक इन्फिनिट ग्रुप है, अबेलियन है, इन्फिनिट ऑर्डर का है, लेकिन इसमें हर एक एलिमेंट जो है वो फाइनाइट ऑर्डर का है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप ये वाला भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, R बाय Z भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी इन्फिनिट होगा आपके पास, ठीक है। R बाय Z जो है वो आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये आपके पास इन्फिनिट होगा। Z चूंकि R के अंदर नॉर्मल है, ठीक है, R अबेलियन है, तो अबेलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप नॉर्मल ही होता है। सो R बाय Z क्वोशंट ग्रुप कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, इसका ऑर्डर जो है वो इन्फिनिट ही होगा, ठीक है। इसके एलिमेंट्स आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, R प्लस Z टाइप के, वेयर R बिलोंग्स टू R, ठीक है। इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, लेकिन हमें फिलहाल इससे कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। मैंने जस्ट आपको बताना था कि ये भी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, R ओवर Q बना सकते हैं आप, ठीक है, वो भी बनाया जा सकता है। तो सिंपल फिलहाल आपके लिए मेरे ख्याल से अबेलियन में इतने एग्जांपल्स काफी हैं। अब हम नॉन अबेलियन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा, नॉन अबेलियन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं SN। SN के नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है? AN, ठीक है। तो SN बाय AN क्वोशंट ग्रुप बना सकते हैं आप, और इसका ऑर्डर कितना होता है? 2, ठीक है। SN का जो ऑर्डर है वो n फैक्टोरियल होता है, AN का ऑर्डर n फैक्टोरियल बाय 2 होता है, n फैक्टोरियल कट जाएगा तो 2 रह जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना होता है? 2। यानी आप जब कंस्ट्रक्ट करेंगे SN बाय AN तो वो किसके बराबर आएगा? C2 या Z2 उसके बराबर आएगा, ठीक है। ओके, ये आपने याद रखना है। या अगर आप इससे परेशान हो रहे हैं तो हम कोई एग्जांपल लेके देख लेते हैं। S3 बाय A3 बनाएं, इसका क्या मतलब है कि इसमें से कोई एक एलिमेंट G टाइम्स A3 फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G, फॉर ऑल G बिलोंग्स टू S3, ठीक है। तो कैसे एलिमेंट्स आएंगे जी इसके? A3 में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? A3 में होते हैं E, A एंड A स्क्वायर, S3 में होते हैं E, A, A स्क्वायर, B, A, B, A स्क्वायर, B, ठीक है। ये आएंगे आपके पास। अच्छा, अब G आपके पास कौन से एलिमेंट्स हैं? ये वाले सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इनको आपने मल्टीप्लाई करना है इन एलिमेंट्स के साथ। तो जब आप ये वाले 3 एलिमेंट्स लेंगे E, A एंड A स्क्वायर, इनको जब A3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास कोसेट वही बनेगा, यानी एक तो आपके पास A3 ही बनेगा, ठीक है, यानी आइडेंटिटी। ओके,
ये आपके पास बनेगा। और दूसरा कौन सा बनेगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो वो आपके पास बनेगा सेट बी को ई से करवाया, बी ए बी और ए स्केयर बी, यही बनना है आपके पास। ठीक है, आप तीनों एलिमेंट्स, ये वाले जो 3 एलिमेंट्स हैं इनको लेके चेक कर सकते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के तीनों केसेस में यही एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया, ये ग्रुप तो बनना ही बनना है, ये आइडेंटिटी है और ये वो वाला एलिमेंट है जिसका इनवर्स इटसेल्फ है। तो ये आपके पास ई है, ये हम इसको ए कह देते हैं, ये एफ कह लें आप, वेयर आपका एफ स्क्वायर क्या होगा, ई होगा, या आप इसको 0 कह दें और इसको 1 कह दें। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे एक ही बात है। ठीक है, सो आपने याद रखना है एस एन बाई ए एन। ठीक है, ये क्या होगा आपके पास, किसके बराबर होगा, C2 के बराबर होगा या Z2 के बराबर होगा। सो एक बात यहां से नोट करने वाली है, वो हम नोट करते हैं जरा, कि क्वोशंट ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, कि अगर आप किसी साइक्लिक ग्रुप का क्वोशंट ग्रुप बनाते हैं तो वो साइक्लिक ही आएगा, अगर आप किसी अबेलियन ग्रुप का क्वोशंट ग्रुप बनाते हैं तो वो अबेलियन ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी ग्रुप का क्वोशंट ग्रुप बनाते हैं और वो ग्रुप क्वोशंट ग्रुप जो है वो अबेलियन या साइक्लिक आ जाए, तो जरूरी नहीं है कि वो ग्रुप जो है जिसका आपने क्वोशंट ग्रुप बनाया है वो भी साइक्लिक या अबेलियन हो। यानी जैसे ये हमने बनाया है एस एन बाई एन, तो ये साइक्लिक आ गया, क्वोशंट ग्रुप साइक्लिक आ गया। तो अब हमने वापस जाना है कि ये हमने बनाया किससे था, ये हमने एस एन से बनाया था, ए एन से बनाया था, जी हमारा एस एन है। ठीक है, तो क्या बात की कि अगर साइक्लिक ग्रुप है, यानी अगर ये साइक्लिक होता तो इसका क्वोशंट साइक्लिक होता है। ठीक है, जी अगर साइक्लिक है तो उसका क्वोशंट ग्रुप जब बनाएंगे जी बैच तो वो भी साइक्लिक निकलेगा। अगर जी बैच जी अबेलियन है तो जी बैच भी अबेलियन आएगा। लेकिन अगर जी बाय एच अबेलियन है, यानी क्वोशंट ग्रुप अबेलियन है, तो जरूरी नहीं है कि आपका जो जी है वो भी अबेलियन होगा। उसके एग्जांपल आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन आपने याद रखनी है। नेक्स्ट एग्जांपल्स करने से पहले मैं आपको 1-2 रिजल्ट्स लिखवाना चाहता हूं। ठीक है, उनमें से एक रिजल्ट को हम यूज करेंगे, हम प्रॉपर क्वोशंट ग्रुप्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, मैं जस्ट आपको क्वोशंट ग्रुप लिख के आपको बता दिया करूंगा कि इनमें से ये कौन सा बन सकता है, अबेलियन बन सकता है, साइक्लिक बन सकता है या नॉन अबेलियन बनेगा। ठीक है, सो सबसे पहला रिजल्ट है अ ग्रुप G is abelian if and only if फैक्टर ग्रुप यानी क्वोशंट ग्रुप फैक्टर ग्रुप G बाय सेंटर ऑफ G इज साइक्लिक। ठीक है, बड़ा वेल नोन रिजल्ट है। ठीक है, कि अगर ग्रुप G अबेलियन होगा इफ एंड ओनली इफ G बाय सेंटर ऑफ G क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। यानी अगर G अबेलियन है तो G बाय सेंटर ऑफ G साइक्लिक होगा, अगर G बाय सेंटर ऑफ G साइक्लिक है तो फिर G आपका अबेलियन हो जाएगा। ठीक है, अब इस रिजल्ट को यूज करने का मकसद क्या है कि जो हम कोसेट्स बनाना चाह रहे थे, जो हम कोसेट्स बना के चेक कर रहे थे कि ये कौन सा ग्रुप बन रहा है, अब हम डायरेक्ट इस रिजल्ट को यूज करके उन क्वोशंट ग्रुप्स के बारे में बता सकेंगे कि वो क्वोशंट ग्रुप्स कौन से बन रहे हैं। ठीक है, सो देखें जी नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं जी Q8 की। ठीक है, क्वोटर्नियंस की बात करते हैं, फिर हम डायडल फैमिली की तरफ आएंगे। तो Q8 की बात करते हैं हम। सबसे पहले G को ले लेते हैं जी Q8। ठीक है, G को Q8 ले लिया, इसके सारे नॉर्मल सब ग्रुप्स लिखें। कौन कौन से होते हैं जी नॉर्मल सब ग्रुप, आइडेंटिटी वाला ट्रिवियल जो है Q8, ये वाला भी इटसेल्फ नॉर्मल होता है। उसके बाद आपके पास इसका जो सेंटर है -1 एंड 1 वो भी नॉर्मल होता है। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर 4 वाला इंडेक्स 2 की वजह से वो भी नॉर्मल होता है। उसमें से मैं ये लिख रहा हूं। ठीक है, आप -J और J, -K और K भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब ये हम कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे ये दो, क्योंकि G बाई E G आ जाएगा, Q8 बाई Q8 E आ जाएगा। ठीक है, उसकी जरूरत हमें नहीं है। तो मैं ये वाले दो नॉर्मल सब ग्रुप्स लेके इनके ऊपर क्वोशंट ग्रुप्स का स्ट्रक्चर बनाता हूं। मैं H को ले लेता हूं जी -1 1। ठीक है, ये इसका सेंटर भी है, तो G बाय H बनाता हूं मैं। G बाय H क्या होगा, Q8 बाय C2। ठीक है, ये C2 है, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 या Z2 इसको लिख लें, कोई मसला नहीं है, दोनों ही एक बात है।
तो इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, GC2 ऐसे होंगे, ठीक है। ये GH लिख लें आप, GH फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G, ठीक है। सो हम GH को जरा बना लेते हैं, बल्कि ना भी बनाएं, इसको बनाने की हमें जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट गेस कर लेंगे कि ये कौन सा बनेगा। Q8 बाई C2, क्वेश्चन ग्रुप का ऑर्डर कितना आएगा, Q8 का ऑर्डर 8 है, C2 का ऑर्डर 2 है, तो Q8 बाई C2 का जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 ऑर्डर आ गया। तो Q8 बाई C2 4 ऑर्डर का कौन सा ग्रुप होगा, 4 ऑर्डर के हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, एक मेरे पास क्लाइन 4 होता है, एक मेरे पास Z4 होता है, ठीक है। सो आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप इस रिजल्ट को यूज कर लें या आप कोसेट्स बना लें। कोसेट्स बनाने के बाद आपको एलिमेंट्स के ऑर्डर निकालने पड़ेंगे। अगर तीनों एलिमेंट्स जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स है, तीनों एलिमेंट्स ऑर्डर 2 के आ जाते हैं तो फिर वो क्लाइन 4 बन जाएगा, ठीक है। और अगर उसके अलावा ऑर्डर निकल आते हैं, यानी आइडेंटिटी की एक एलिमेंट आपके पास ऑर्डर 2 का निकल आता है और दो एलिमेंट्स ऑर्डर 4 के निकल आते हैं आइडेंटिटी के अलावा, तो फिर वो आपके पास Z4 बन जाएगा या C4 बन जाएगा, ठीक है। सो अब हमें ये चेक करना है, मैं रिजल्ट यूज करता हूं, ठीक है, और साथ में एग्जाम हम इसको कोसेट्स बना के भी मैं आपको बता देता हूं। पहले रिजल्ट यूज कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, फिर दोबारा कोसेट्स बना के भी डिसाइड कर लेंगे, ठीक, आपको दोनों तरीके पता चल जाए। तो मैंने ये कहा है कि G बाय सेंटर ऑफ G, C2 इसका सेंटर है, G बाय सेंटर ऑफ G साइक्लिक होगा इफ एंड ओनली इफ G इज अबेलियन। अगर ये साइक्लिक होगा तो फिर G को क्या होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए। G क्या है, Q8, यानी अगर Q8 बाय C2 इसने साइक्लिक बनना है, यानी इसने अगर Z4 बनना है तो फिर Q8 अबेलियन होना चाहिए, ठीक है। थ्योरम यही कह रहा है ना, इफ एंड ओनली इफ के साथ है तो मैं कोई भी साइड यूज कर सकता हूं। तो मैंने कहा Q8 बाय C2 ने अगर Z4 बनना है यानी साइक्लिक बनना है तो फिर Q8 को अबेलियन होना पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि Q8 अबेलियन हो जाए। सो एक ही चॉइस है कि Q8 बाय C2 फिर क्या है मेरे पास, वो क्लाइन 4 के बराबर है, ठीक है। Q8 बाय C2 क्या चीज है, वो क्लाइन 4 ग्रुप है, ठीक है। इससे आपको समझ आ गई होगी मुझे उम्मीद है, अगर ना ही हो तो फिर हम दूसरा तरीका भी यूज कर लेते हैं, कोसेट्स बनाने वाला। थोड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल इन द सेंस के थोड़ा लेंथी है, जाहिर है कोसेट्स बनाने हैं सारे, लेकिन हम बना लेते हैं जी। GH हमने कोसेट्स बनाने हैं, GH फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G। G के एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स लेके उनको H के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने, ठीक है। सो सबसे पहले H के अंदर आपको पता है कि कौन से एलिमेंट्स हैं, -1 एंड 1, यानी मैं इन दो एलिमेंट्स को तो कंसिडर ही नहीं करूंगा, ठीक है। इनको मैं G के साथ मल्टीप्लाई नहीं करूं, इनको मैं H के साथ मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ये G के भी एलिमेंट्स है ना, तो जब कोसेट्स बनाते हैं तो G के सारे एलिमेंट्स को H के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं, तो मैं इनको नहीं कंसिडर करूंगा, क्योंकि इनसे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आना है, H ही आना है, क्योंकि ये H के एलिमेंट्स हैं। ये कोसेट की प्रॉपर्टीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यानी जब मैं -1 H बनाऊंगा तो वो भी H बनेगा, जब 1 टाइम्स H बनाऊंगा तो वो भी क्या बनेगा, H बनेगा। अब मैं दूसरे बनाता हूं जी, IH बनाता हूं, तो वो क्या बनेगा, -I एंड I। जब मैं -I टाइम्स H बनाता हूं तो वो क्या बनेगा, वो भी -I और I बनेगा, ठीक है। उसके बाद जब मैं JH बनाता हूं तो वो आपके पास -J और J, जब -J और H बनाऊंगा तो फिर भी -J और J ही आना है। KH बनाऊंगा मैं तो K और -K, और -KH बनाऊंगा तो -K एंड K, ये वाले मेरे पास आएंगे, ठीक है। यानी मेरे पास जो ये इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये H आ रहा है मेरे पास, -I एंड I आ रहा है, -J एंड J आ रहा है, और -K एंड K आ रहा है, ठीक है। ये मेरे पास आ रहे हैं, ये G बाय H मेरे पास बन रहा है। ऑर्डर 4 मुझे पता चल रहा है जी, ऑर्डर 4 ही है। अब बस मैंने ये चेक करना है कि ये क्लाइन 4 ही है, ठीक है, यानी इन सब एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है वो 2 है।
तो अब मेरे पास ये वाले एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। मैं अपनी आसानी के लिए इनको ऐसे लिख लेता हूं, आई एच, जे एच, के एच, ठीक है। आप माइनस आई एच, माइनस जे एच, माइनस के एच भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हमने इन एलिमेंट्स के ऑर्डर निकालने, ये तो आइडेंटिटी है, इन तीनों के ऑर्डर निकालें, आई एच डॉट आई एच। तो कोसेट्स जब हमने जी बाय एच की डेफिनेशन लिखी तो लिखा था कि कैसे इनको ऑपरेट करना है एलिमेंट्स को। तो इन एलिमेंट्स को, जी के एलिमेंट्स को जस्ट आपस में मल्टीप्लाई करें, आई स्केयर बन जाएगा, डॉट एच आ जाएगा, आई स्केयर माइनस वन, ये माइनस एच आ गया। अब आपको तो लग रहा होगा ये तो आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन ये आइडेंटिटी ही है, क्योंकि माइनस एच भी एच के बराबर ही है। यानी आप यहां लिख लेना माइनस वन, एच क्या है माइनस वन वन, तो मल्टीप्लाई कर लें, अगेन माइनस वन एंड वन ही आएगा, ठीक है। सो माइनस एच भी एच के बराबर है, तो आई एच का ऑर्डर क्या आ गया, टू आ गया। इसी तरह जे एच डॉट जे एच, वो क्या बनेगा, जे स्केयर एच माइनस एच, तो वो किसके बराबर है, एच के बराबर ही है यहां पे, ठीक है। हर ग्रुप में ऐसा होना जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें, इस केस में यहां पे माइनस एच और एच बराबर ही है। उसके बाद आप के एच निकालें, डॉट के एच, तो के स्केयर एच आ गया, यानी माइनस एच आ गया, तो वो किसके बराबर है, एच के। तो इन तीनों एलिमेंट्स का ऑर्डर कितना आ रहा है, टू आ रहा है। आइडेंटिटी ये तीन एलिमेंट्स ऑर्डर टू के, तो फिर ये कौन सा ग्रुप हो गया, क्लाइन 4 हो गया, ठीक है। सो जो Q8 बाय C2 है वो कौन सा बन गया, V4 बन गया, ठीक है। तो अब अगर आपको कहा जाए कोई भी ग्रुप अबेरियन या नॉन अबेरियन, तो आप इस तरह से उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा ग्रुप बनेगा। उनके क्वेश्चन ग्रुप्स को इजीली आप बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ग्रुप दोबारा मैं बता देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ क्या है। अगर ये थ्योरम यूज नहीं हो रहा, ये थ्योरम यूज होना है वहां पे जहां पे जी बाय सेंटर ऑफ जी वाला क्वेश्चन ग्रुप होगा, ठीक है। यानी जब मैं ये वाला बनाऊंगा Q8 बाय ऑर्डर 4 वाला, तो फिर ये थ्योरम यूज नहीं हो सकेगा, ठीक है, ओके। तो हमने करना क्या है, अगर तो थ्योरम यूज हो गया तो ठीक है, अगर थ्योरम यूज नहीं हो रहा तो फिर आपने कोसेट्स बनाने हैं। कोसेट्स बनाने के बाद उन एलिमेंट्स के ऑर्डर निकालने हैं, ठीक है, जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं उनके ऑर्डर निकालने, और फिर देखें कि जो ग्रुप, जो आपके पास क्वेश्चन ग्रुप बना है वो किस ऑर्डर का है, उस ऑर्डर के कितने ग्रुप्स आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। तो जितने भी ग्रुप्स हैं उनके साथ कंपेयर करें उन एलिमेंट्स के ऑर्डर को, यानी जी बैच के जो एलिमेंट्स के ऑर्डर हैं उनको जो बाकी ग्रुप्स हैं उनके ऑर्डर से कंपेयर करें, फिर देखें कि उनमें से वो कौन सा ग्रुप होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स के ऑर्डर निकाले, यहाँ पे जी बैच ऑर्डर 4 का बन रहा था, तो ऑर्डर 4 के मेरे पास Z4 भी था और क्लाइन 4 भी था। तो मैंने जब एलिमेंट्स के ऑर्डर निकाले तो मुझे पता चल गया कि इसमें कोई एलिमेंट ऑर्डर 4 वाला तो आ ही नहीं रहा, तो साइक्लिक तो बन ही नहीं सकता ये, ठीक है। तीनों एलिमेंट्स नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑर्डर 2 के आ रहे थे, तो ये आपके पास क्लाइन 4 बन गया, ठीक है। दैट्स ऑल। अच्छा चलो अब हम बनाते हैं ये नेक्स्ट Q8 बाय ऑर्डर 4 वाला। Q8 बाय, ये कौन सा ग्रुप है, ये साइक्लिक ग्रुप है, ऑर्डर 4 का है, ये क्लाइन 4 नहीं है। Q8 बाय C4, तो ये वैसे C2 के बराबर ही आएगा ना, ऊपर वाले का ऑर्डर 8 है, नीचे वाले का 4 है, तो ऑर्डर 2 आएगा, तो ऑर्डर 2 वाला एक ही ग्रुप होता है, C2 ही आएगा, तो ये तो C2 ही आएगा। आप अगर चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लें, कोई इशू नहीं है। कोसेट्स बनाए जी इनके, G बाय H के क्या होंगे, GH फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G। सो H आपके पास है C4, वो कौन सा है जी, -1 1 माइनस I एंड I। यानी जब मैं इन एलिमेंट्स को H के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो H ही आना है। तो मेरे पास बाकी सिर्फ 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके साथ मैंने इनको मल्टीप्लाई करना है। वो कौन कौन से हैं जी, -JH और JH। -JH निकालें, J -J यानी -J और J, और जब -J को -I से मल्टीप्लाई करेंगे तो JI आ जाएगा, और JI आपके पास -K होता है, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -JI को तो वो +K आ जाएगा आपके पास, ठीक है। JH करेंगे तो फिर भी यही आ जाएगा आपके पास, -JJ -K एंड K। उसके बाद KH निकालें, K और I को मल्टीप्लाई करें, K और I को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो J आता है, तो चूंकि यहाँ माइनस है तो -J आ जाएगा, और दूसरा एलिमेंट कौन सा आ जाएगा, J आ जाएगा। जब -KH निकालेंगे तो फिर भी यही आना है, -K -J एंड J। तो मेरे पास डिस्टिंक्ट कोसेट्स कितने आ रहे हैं, 2 ही आ रहे हैं। यानी G बाय H में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक तो H इटसेल्फ ही आ रहा है, और एक ये वाला एलिमेंट आ रहा है,
माइनस जे माइनस के एंड के, ठीक है। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसको जे एच भी लिख सकता हूं, मैं इसको माइनस जे एच भी लिख सकता हूं, और मैं इसको माइनस के एच भी लिख सकता हूं, मैं इसको के एच भी लिख सकता हूं, ठीक है। ये सारे कोसेट्स बराबर ही हैं, तो एक्चुअली आपके पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स है ग्रुप के अंदर, ठीक है। ये आइडेंटिटी होगी। आप इसका ऑर्डर निकालना चाहते हैं आप किसी का भी, तो वो आपके पास 2 ही आएगा, ठीक है। मैं पहले आपको निकाल के दिखा चुका हूं, ठीक है। ओके हो गया। सो मेरे ख्याल से आपके लिए अब क्लियर होना चाहिए कि Q8 के आप क्वेश्चन ग्रुप्स बना सकते हैं। 2 जो आपके पास ऑलरेडी E और Q8 है उनकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि जब Q8 बाय E निकालेंगे तो Q8 आएगा, Q8 बाय Q8 करेंगे तो E आएगा। और बाकी ये 2, एक सेंटर वाला मैंने आपको करके दिखा दिया, वो क्लाइन 4 बन रहा था, और जो ऑर्डर 4 वाला नॉर्मल सब ग्रुप है इसका साइक्लिक सब ग्रुप, उसका हमने क्वेश्चन ग्रुप निकाला, वो कौन सा बन रहा है, C2 बन रहा है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये वाला कॉन्सेप्ट। ओके, अब हम डायडल फैमिली की बात करते हैं, डायडल ग्रुप्स की। तो उसमें मैं D4 से शुरू करता हूँ। D3 और S3 तो एक ही थे, तो आप उसको देख चुके हुए हैं। D4 से शुरू करते हूँ मैं। तो D4 मेरे पास ये वाला ग्रुप है, E R R स्क्वायर R क्यूब S R S R स्क्वायर S R क्यूब S, ठीक है। तो मैं 2 इसके नॉर्मल सब ग्रुप्स लेता हूँ सिर्फ। एक मैं इसका सेंटर ले लेता हूँ, सेंटर ऑफ G यानी सेंटर ऑफ D4 वो क्या है, 1 और R स्क्वायर, ठीक है। और एक मैं इसका ऑर्डर 4 वाला नॉर्मल सब ग्रुप ले लेता हूं, ये रोटेशंस वाला, जस्ट 1 E R R स्क्वायर एंड R क्यूब, ठीक है। कोई और भी नॉर्मल सब ग्रुप मिल सकता है इनके कॉम्बिनेशन से जो ऑर्डर 4 वाला बनेगा, यानी एक R स्क्वायर हो। अच्छा चले एक वो भी लिख लेते हैं कि E R स्क्वायर S और R स्क्वायर S, ये भी ऑर्डर 4 का सब ग्रुप है। D4 का चूंकि ऑर्डर 4 का तो नॉर्मल ऑब्वियस है, ठीक है। अब मैं इसका नहीं बनाता, अब मैं इसका बनाता हूं सबसे पहले क्वेश्चन ग्रुप D4 बाय सेंटर ऑफ D4। तो ये क्या आएगा जी, इसका ऑर्डर 8 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो 8/2 4, यानी 4 ऑर्डर का ग्रुप आएगा मेरे पास। तो 4 ऑर्डर वाला कौन कौन से ग्रुप्स हैं, क्लाइन 4 और Z4। Z4 नहीं आ सकता क्योंकि जो प्रीवियस रिजल्ट है उसको मैं यूज कर रहा हूं, जो सेंटर के लिए था कि G इज अबिलियन इफ एंड ओनली इफ द फैक्टर ग्रुप G इज साइक्लिक, G बाय सेंटर ऑफ G इज साइक्लिक। जो प्रीवियस रिजल्ट है मैं उसको यूज कर रहा हूं, अ ग्रुप G इज अबिलियन इफ एंड ओनली इफ द फैक्टर ग्रुप G बाय सेंटर ऑफ G इज साइक्लिक। तो यहाँ पे G बाय सेंटर ऑफ G साइक्लिक तब होगा जब G अबिलियन होगा, लेकिन G तो अबिलियन ही नहीं है, G नॉन अबिलियन है। सो ये क्लाइन 4 है, ये भी ठीक है। ये भी क्या है, क्लाइन 4, ऑर्डर 4 वाले और कोई है ही नहीं। सो ये आप, मैंने आपको रिजल्ट से इसके बारे में बता दिया, ठीक है। अगर आपका दिल करे तो काइंडली आप कोसेट्स बना के चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इनके कोसेट्स बना के दिखा देता हूं। G बाय H बनाए जी, GH फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G। तो जब मैं ये वाले एलिमेंट्स लूंगा तो H ही आएगा। मैं इसके बाकी जो एलिमेंट्स है ना, सिर्फ उन एलिमेंट्स को कंसिडर करता हूं। मैं बनाता हूं जी SH, S को E से मल्टीप्लाई किया, S आ गया। S को R से किया, SR इस ग्रुप में नहीं है, SR इस ग्रुप में R क्यूब S के बराबर होता है। उसके बाद SR स्क्वायर, वो R स्क्वायर S के बराबर होता है। SR क्यूब R S के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद SH आ गया, RS को H से मल्टीप्लाई करें आप, RS को E से किया, RS आ गया। RS को R से किया तो पहले S को R से कंबाइन करेंगे तो R क्यूब S बनेगा, R एक बाहर है, R की पावर 4S बनेगा, वो आपका S आ जाएगा। उसके बाद RS को R स्क्वायर से करें, SR स्क्वायर पहले कंबाइन करें, वो R स्क्वायर S होता है, बाहर R है तो R क्यूब S आ जाएगा। और जब लास्ट वाले को करेंगे RS R क्यूब, तो पहले S और R क्यूब को इकट्ठा करेंगे तो RS बनेगा, और बाहर R है तो R स्क्वायर S आ जाएगा, ये ठीक है। और बाकी R स्क्वायर S या R क्यूब S से भी आप निकालेंगे ना तो यही वाले कोसेट्स आने हैं
यानी अगर आर स्केयर एस एच निकालेंगे तो वो भी आपके पास यही वाला कोसेट आना है, आर क्यूब एस आर स्केयर एस। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि आर स्केयर एस को ई से मल्टीप्लाई किया है तो आर एस आ गया, मतलब एलिमेंट्स यही आने, ज़ाहिर तरतीब बदल जाएगी थोड़ी सी। और आर क्यूब एस से मल्टीप्लाई करें एच को, फिर भी आपके पास यही कोसेट आएगा, आर एस एस आर क्यूब एस आर स्केयर एस। तो मेरे पास कितने कोसेट्स आ रहे हैं जी बाई एच के, यानी मेरे पास d4 बाई एच के कोसेट्स आ रहे हैं सिर्फ दो, एक h आ रहा है और एक आ रहा है जिसमें r है, एक आ रहा है जिसमें s है, आर एस है, आर स्केयर एस है, आर क्यूब एस है, ये मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर 2 वाला होगा वैसे भी, क्योंकि g का ऑर्डर 8 है, h का ऑर्डर 4 है, 8/4 2 ऑर्डर होता है, ऑर्डर 2 वाले निकल रहा है, इसका ऑर्डर 2 ही होगा। ठीक है, आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप इसको आर एस की फॉर्म में लिख लें, जैसे मैंने Q8 में लिखा था, इसको आर एस की फॉर्म में लिख लें, इसको आप एस एच की फॉर्म में लिख लें, आर एस एच की फॉर्म में लिख लें, आर स्केयर एस एच की फॉर्म में लिख लें, फिर इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लें एक दूसरे के साथ, तो वो आपके पास अगेन ऑर्डर 2 वाला एलिमेंट ही निकलेगा। चले मैं बता ही देता हूं इसको लिख के, इसको आर एस एच में लिख लेता हूं। ठीक है, एस एच भी लिख सकता हूं, आर स्केयर एस एच भी लिख सकता हूं। तो अब मैं इस एलिमेंट का ऑर्डर निकालता हूं, आर एस एच डॉट आर एस एच, तो आर एस डॉट आर एस आएगा और एच वैसे ही आ जाएगा। ओके, एस डॉट आर आर क्यूब एस होता है और ये वाला एस वैसे ही आ गया, तो देख लें आप, आर की पावर 4 बन गई, एस का स्केयर बन गया, तो ये तो आइडेंटिटी होती है और ये भी आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, सो इस एलिमेंट का ऑर्डर 2 आ गया, तो ये किसके बराबर है, C2 के बराबर है, या फिर किसके बराबर है, Z2 के बराबर है। ठीक है, ओके हो गया। सो अब आप ये बना सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई और नॉर्मल सब ग्रुप देखें, मैंने ये वाला नॉर्मल सब ग्रुप लिया, H वाला आप K वाला लेके भी बना सकते हैं। ठीक है, चले मैं बना ही देता हूं। चले अब हम वो बनाते हैं K के लिए। K है मेरे पास E आर स्केयर S आर स्केयर S, तो मुझे G बाय K बनाना है, इसके एलिमेंट्स इस फॉर्म के होंगे। ठीक है, अब मैं इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई नहीं करता G के एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, यानी इनको एज G के एलिमेंट ट्रीट करके K के साथ मल्टीप्लाई नहीं करता, कोसेट्स नहीं बनाता, वही बनेगा ना K ही। बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो मैं कंसिडर करता हूं। वो मेरे पास कौन कौन से हैं, अब वो मेरे पास है R है, मेरे पास R क्यूब है, और कौन कौन से हैं, RS और R क्यूब S है। तो मैं ये वाला लेता हूं, पहले R K बनाता हूं। पहले R K क्या है, E R स्केयर S R स्केयर S। चले जी मल्टीप्लाई कर लें, आर ई आर आ गया, आर स्केयर आर क्यूब आ गया, आर एस आ गया, आर क्यूब एस आ गया। ठीक है, आर आर क्यूब आर एस आर क्यूब एस। उसके बाद आप नेक्स्ट एलिमेंट कंसिडर करें आर क्यूब वाला। ठीक है, उससे भी ये निकलेगा। मैं अब इससे कर देता हूं आपको, आर क्यूब एस के वाला बना देता हूं। आर क्यूब एस के क्या है, ई आर स्केयर एस आर स्केयर एस। ये क्या बनेगा, आर क्यूब एस वैसे आ गया। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एस आर स्केयर आ जाएगा, वो आर स्केयर एस होता है, बाहर आर क्यूब है, आर क्यूब आर स्केयर एस आर एस बन जाएगा। एस स्केयर आइडेंटिटी हो गया तो आर क्यूब आ गया। लास्ट वाला करेंगे एस आर स्केयर, वो आर स्केयर एस होता है, तो आर बन जाएगा आपके पास जस्ट। ठीक है, सो देख लें वही कोसेट है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, G बाय K में सिर्फ 2 एलिमेंट, एक K और एक R के। मैं उसको R के कह रहा हूं। ठीक है, ओके, या मैं उसको R क्यूब S के कह देता हूं। चलें R क्यूब S के कह देते हैं इसको। सो ये इसका ऑर्डर भी 2 होगा, आप चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिएगा। आर क्यूब एस के डॉट आर क्यूब एस के, ये मेरे पास आ जाएगा आर क्यूब एस डॉट आर क्यूब एस, और के वैसे ही आर क्यूब एस आर क्यूब जो है वो आर एस के बराबर होता है, और ये वाला एस वैसे ही
ये के आ गया, तो ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, तो आपके पास के आ गया। सो इस एलिमेंट का ऑर्डर भी कितना है, 2 है। तो g बाई के भी किसके बराबर है, C2 के बराबर है या फिर Z2 के बराबर है। ठीक है, तो आई थिंक सो अब आपको समझ आ गई होगी, डायहेड्रल फैमिली में आप इस तरह से क्वेश्चन ग्रुप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अब कुछ और भी हैं, लेकिन अब वो मैं कंस्ट्रक्ट नहीं करवाऊंगा। ठीक है, वो बहुत लेंथी हो जाएंगे। ठीक है, वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। वो कौन कौन से हैं, वो ये वाले हैं। आप अल्टरनेटिंग ग्रुप A4 की बात करेंगे। A4 के दो नॉर्मल सब ग्रुप्स, ये वाला ले लें आप बस, क्लाइन 4। A4 बाय V4 आप बना सकते हैं। A4 का ऑर्डर 12 है, V4 का ऑर्डर कितना है, 4 है। 12/4 3 ऑर्डर वाला आएगा, यानी ये तो C3 आएगा या Z3 आएगा। ठीक है, तो परेशान ना हो जाइएगा कि इधर परमुटेशंस है, इधर Z3 आ गया है, तो स्ट्रक्चर सेम आ जाएगा। यानी इधर 3 एलिमेंट्स वैसे आएंगे कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और बाकी 2 जो एलिमेंट्स होंगे वो एक दूसरे के इनवर्सेस होंगे। ठीक है, ऑर्डर 2 वाले एलिमेंट्स होंगे, स्ट्रक्चरली सेम आ जाएंगे। यानी इधर 3 एलिमेंट्स आएंगे, एक आइडेंटिटी, बाकी 2 एलिमेंट्स होंगे आएंगे वो एक दूसरे के इनवर्सेस होंगे, दोनों का ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, सो A4 बाय V4 आपके पास Z3 बन जाएगा। अगर आप बनाएंगे S4 बाय V4, S4 का ऑर्डर 24 है, V4 का ऑर्डर जो है वो 4 है, तो ये इसका ऑर्डर कितना आएगा, 6 आएगा। इसका ऑर्डर कितना आएगा, 6 आएगा। तो बस अब आपने ये सोचना है, ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि ये कौन सा होगा 6, ये Z6 होगा या S3 होगा। सो मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूं। आपने जब हमारी जूम पे क्लास होगी तो फिर आपने मुझे ये बताना है, तब तक आपने इसको कर लेना है कि ये S4 बाय V4 जो बन रहा है क्वेश्चन ग्रुप 6 ऑर्डर का बन रहा है, तो वो Z6 बन रहा है या फिर S3 बन रहा है, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। मेरा क्वेश्चन ग्रुप्स का टॉपिक जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि जितनी एग्जांपल्स मैंने आपको करवाई हैं, इन एग्जांपल से आपको ये टॉपिक अब फर आने लग जाएगा। नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म वगैरह, ये वाले डेफिनेशंस और इनकी एग्जांपल्स को हम देखते हैं। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म क्या है जी, आपके पास 2 ग्रुप्स हैं। अगर G का ऑपरेशन जो है वो स्टार है, ठीक है, दूसरा ग्रुप कोई G डैश है जिसका ऑपरेशन ये कोई है। ठीक है, ये इन जनरल मैंने किसी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, सर्कल जो मैंने डॉट लगाया है, ये डॉट नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ना समझ लीजिएगा, वैसे सर्कल लगाया है। ठीक है, तो फंक्शन होमोमॉर्फिज्म क्या किसको बोलते हैं, एक फंक्शन को फाई को जो G से G स्टार के ऊपर होगा, एक फंक्शन जो G से G स्टार के ऊपर कैसा हो अगर फाई ऑफ A स्टार B। फाई हम किसके एलिमेंट्स पे अप्लाई कर रहे हैं, G के एलिमेंट्स के ऊपर, यानी A भी G का एलिमेंट है, B भी G का एलिमेंट है, तो A स्टार B G का ही एलिमेंट होगा। अगर ये आपके पास फाई ऑफ A फाई ऑफ B ये आ जाए। ठीक है, लेफ्ट राइट साइड पे आपके पास कौन से एलिमेंट्स हैं, G डैश के। इन एलिमेंट्स G के एलिमेंट्स के जो इमेजेस होंगे अंडर 5 वो किस में होंगे, G डैश में होंगे। सो A स्टार B G का एलिमेंट है, G के आपने 2 एलिमेंट्स लेने हैं, उनके दरमियान में ऑपरेशन G का आएगा। अगर उस पर फाई ऑपरेट करें, ठीक है, तो क्या आए, फाई ऑफ A इस एलिमेंट का इमेज, फाई ऑफ B इस एलिमेंट का इमेज। तो फाई ऑफ A किस में होगा, G डैश में, फाई ऑफ B किसका एलिमेंट होगा, G डैश का। G डैश के 2 एलिमेंट्स हो गए, इनके दरमियान में कौन सा ऑपरेशन आए, इस ग्रुप का G डैश का। ठीक है, वो है। तो अगर ऐसा फंक्शन हमें मिल जाता है फाई F, ठीक है, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ये सिंपल फंक्शन नहीं है, ये कौन सा फंक्शन है, होमोमॉर्फिज्म फंक्शन। आपने याद रखना है इन ग्रुप्स के अंदर, आपने जब भी फंक्शन होमोमॉर्फिज्म वाला फंक्शन जो है, यानी होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करवानी है, हमेशा उसको आपने वेल डिफाइन चेक करना है, यानी क्या आपके पास वो फंक्शन है या नहीं है। बिकॉज ग्रुप्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक्चुअली बहुत सारे एलिमेंट्स जो सेम आ जाते हैं। ठीक है, यानी उनकी प्रेजेंटेशन तो डिफरेंट हो सकती है, हमें वो देखने में नजर आ रहे होते हैं कि वो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन एक्चुअली वो सेम एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सो वेल डिफाइन क्यों चेक करना है, कैसे चेक करते हैं, ये अब आप सीखेंगे। कहां से,
हमारे चैनल के ऊपर स्पेशल लेक्चर्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर एक वीडियो मौजूद है। अगर आपने वेल डिफाइन चेक करना है और क्यों करना है चेक, उसकी रीजन मैंने आपको थोड़ी बता भी दी है। बाकी की रीजन देखनी है आपने, कैसे चेक करना है वेल डिफाइन को, पूरा डिटेल्ड लेक्चर मौजूद है चैनल की प्लेलिस्ट में, आप देखिएगा स्पेशल लेक्चर्स में। ठीक है, एक साइन लॉ वाला है लेक्चर और एक ये है वेल डिफाइन चेक करना क्यों जरूरी है। सो आपने वहां से देखना है, आपको समझ इजीली आ जाएगी। ठीक है, तो याद रखना है जब भी आप फंक्शंस के ग्रुप्स के अंदर फंक्शन डिफाइन करेंगे आप उसको वेल डिफाइन प्रूव करेंगे। ठीक है, सो ये होमोमॉर्फिज्म है जी। ठीक है, ये वाला फंक्शन फाई अगर हमें ऐसा मिल जाता है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये जो फाई है, ये जो फंक्शन हमने डिफाइन करवाया हुआ है वेल डिफाइंड फंक्शन, ये हमारे पास कौन सा होगा, होमोमॉर्फिज्म होगी। अच्छा, तो ये हमारे पास फाई जो है ये क्या होगी, होमोमॉर्फिज्म होगी बिटवीन द ग्रुप्स जी एंड जी डैश। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स की तरफ आने से पहले, ठीक है, हम कुछ और डेफिनेशंस जो हैं इसमें यूज होती हैं उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे। तो एग्जांपल्स क्या हैं जी, एक हमारे पास सब ग्रुप होता है कर्नल फाई। ठीक है, कर्नल ऑफ फाई जी के वो वाले एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप के, इस ग्रुप के वो वाले एलिमेंट्स यानी डोमेन के वो वाले एलिमेंट्स जिनके ऊपर अगर आप फाई ऑपरेट करें तो जो जवाब है वो आपके पास क्या है, आइडेंटिटी आए। ठीक है, के जी के वो वाले एलिमेंट्स जिनका इमेज अंडर फाई इस जी डैश ग्रुप की आइडेंटिटी बन जाए। ई डैश का मतलब ये है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। तो ऐसे सब ग्रुप्स की जो ऐसे एलिमेंट्स की जो कलेक्शन होगी वो क्या होगा, कर्नल ऑफ फाई होगा। ये सबसेट होगा हमेशा जी का, ये सब ग्रुप होगा हमेशा जी का। कर्नल फाई जो है ये जी का सब ग्रुप होगा और कर्नल फाई जो है ये हमेशा जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, कर्नल फाई जो है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अच्छा, अब हम होमोमॉर्फिज्म की कुछ टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि अगर होमोमॉर्फिज्म 1-1 हो, 1-1 होमोमॉर्फिज्म जो होती है उसको हम बोलते हैं मोनोमॉर्फिज्म। ठीक है, अगर ऐसी होमोमॉर्फिज्म हो जो 1-1 भी हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, मोनोमॉर्फिज्म। अगर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो तो फिर हम उसको बोलते हैं एपीमॉर्फिज्म। ठीक है, और अगर होमोमॉर्फिज्म बाइजेक्टिव हो यानी 1-1 भी हो प्लस ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो तो फिर ऐसी होमोमॉर्फिज्म को हम क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि ये दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक हो गए। आपने पहले फंक्शन डिफाइन करवाया होमोमॉर्फिज्म, उसको वेल डिफाइन चेक किया, 1-1 चेक किया, ऑन टू चेक किया, होमोमॉर्फिज्म चेक किया। ठीक है, अगर वो आइसोमॉर्फिज्म बन गई तो फिर ये जी और जी डैश स्ट्रक्चरली सेम हो जाएंगे। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम हो जाएगा, यानी प्रॉपर्टी सारी की सारी सेम हो जाएंगी। यानी अगर जी साइक्लिक है तो जी डैश भी साइक्लिक होगा, जी अबेलियन है तो जी डैश अबेलियन होगा। जितने स्पेसिफिक ऑर्डर के एलिमेंट जी में है उतने ही स्पेसिफिक ऑर्डर के एलिमेंट्स जी डैश में होंगे। सेंटर दोनों के सेम हो जाएंगे, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग, सारी प्रॉपर्टीज जो है वो आपकी सेम हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद ये है दो डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान में। अगर ग्रुप सेम ही हो यानी अगर आपका फाई जो है वो जी से जी हो, होमोमॉर्फिज्म हो, ये होमोमॉर्फिज्म हो और अगर ये बाइजेक्टिव हो, ठीक है, तो फिर हम ऐसी होमोमॉर्फिज्म को, होमोमॉर्फिज्म भी हो और बाइजेक्टिव भी हो यानी आइसोमॉर्फिज्म हो बिटवीन सेम ग्रुप्स, तो ऐसी आइसोमॉर्फिज्म को हम बोलते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, ऐसी होमोमॉर्फिज्म जो दो सेम ग्रुप्स के दरमियान में हो और वो बाइजेक्टिव हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस हैं इसमें, ये आपने याद रखनी है। अब हम इनकी एग्जांपल्स करते हैं और एग्जांपल्स करने के बाद हम इनकी प्रॉपर्टीज भी कुछ डिस्कस करेंगे, जो रिजल्ट्स हैं। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, ग्रुप हम ले लेते हैं जी GL, जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2x2 विद एंट्रीज फ्रॉम रियल नंबर्स। ठीक है, ये हम G ले रहे हैं और जो G डैश है वो हम R स्टार ले रहे हैं। ठीक है,
जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2 विद एंट्रीज फ्रॉम रियल नंबर, और इधर आर स्टार है। हम फंक्शन डिफाइन करवाते हैं, यहां पे हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं, मैट्रिसेस हैं ऑर्डर 2x2 के, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है आपके पास, नॉन जीरो रियल नंबर होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास मैट्रिसेस वही हैं जो कि नॉन जीरो है, जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आपके पास। इधर आपके पास कौन से मैट्रिसेस हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो फाई ऑफ ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये आपके पास एक होमोमॉर्फिज्म बनेगी। ठीक है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, तो हमें इसमें से दो एलिमेंट्स लेने हैं, पहले ए और बी, इनके दरमियान में डॉट मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, फाई ऑफ ए बी, तो ये किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो हम इसको अलग-अलग कर सकते हैं, ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट, तो ये फाई ऑफ ए आ गया और डॉट फाई ऑफ बी आ गया। ठीक है, सो फाई हमारी जो फाई जो हमने डिफाइन करवाया था वो आपके पास होमोमॉर्फिज्म बन गई। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल आपकी कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब हम कर्नल फाई भी साथ साथ निकालते चलते हैं। इसका कर्नल क्या होगा, कर्नल फाई क्या होगा, वो वाले मैट्रिसेस A belongs to GL2R के जिनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इस ग्रुप की आइडेंटिटी होगी। इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, 1। ठीक है, यानी मेरे पास वो वाले मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो फिर कर्नल फाई में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, SL2R आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सारे के सारा SL2R आ जाएगा। SL2R में 2x2 ऑर्डर के वो वाले मैट्रिसेस हैं जिनका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 होता है। तो इस मैपिंग का कर्नल फाई क्या है, SL2R। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट मैं एक मैपिंग डिफाइन करवाता हूं, फाई फ्रॉम R स्टार टू R स्टार डिफाइंड बाय फाई ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि वेल डिफाइन आपने खुद चेक करना है, मैं नहीं चेक कर रहा, मैं जस्ट आपको होमोमॉर्फिज्म की एग्जांपल्स करवा रहा हूं। फाई ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन है, दो एलिमेंट्स ले लें x डॉट y, तो ये आपके पास x डॉट y का मॉड बन जाएगा, इसको आप अलग-अलग कर सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा फाई ऑफ x डॉट फाई ऑफ y। सो आपकी फाई जो है वो क्या बन गया, होमोमॉर्फिज्म बन गई। ठीक है, ओके हो गया। अब हमने इसका कर्नल निकालना है। कर्नल फाई में क्या होगा, G बिलोंग्स टू R स्टार, वो वाले एलिमेंट्स के जिनके ऊपर अगर आप फाई ऑपरेट करते हैं तो जवाब क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, 1 आइडेंटिटी है ना R स्टार की। ठीक है, अब G के वो वाले एलिमेंट्स जिनका इमेज अंडर फाई क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो इमेज कैसे लेना है, उस नंबर का मॉड लेना है। तो कौन से रियल नंबर्स हैं आपके पास जिनका मॉड 1 आएगा, सिर्फ दो हैं, -1 एंड 1। ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर्स, -1 एंड 1। तो इस मैपिंग का कर्नल फाई क्या होगा, -1 एंड 1। दैट्स ऑल। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप R ऑफ x। R ऑफ x से हमने R ऑफ x में मैप डिफाइन करवाना है, वेयर R ऑफ x का मतलब है ऑल रियल पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जितने भी रियल पॉलिनोमियल्स हैं या इनके कोएफिशिएंट्स जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो R ऑफ x से R ऑफ x के ऊपर हमने फंक्शन डिफाइन करवाना है, फाई R ऑफ x का कोई एक एलिमेंट ले लें, P ऑफ x। तो फाई जब इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आना चाहिए, P का आपने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, सो ये भी फंक्शन जो है ये आपके पास होमोमॉर्फिज्म होगी। चेक कर लेते हैं हम, फाई ऑफ P ऑफ x प्लस Q ऑफ x। ठीक है, ये ग्रुप अंडर एडिशन है। ठीक है, R ऑफ x जो है वो अंडर एडिशन ग्रुप है, इज इक्वल टू P ऑफ x प्लस Q ऑफ x। आपके पास अगेन एक पोलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, सो फाई ऑफ px प्लस qx किसके बराबर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव, यानी px प्लस qx, ये एक पोलिनोमियल प्लस दूसरा पोलिनोमियल, अगेन एक पोलिनोमियल ही बनेगा, तो एक पोलिनोमियल का डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव लें तो अलग अलग कर सकते हैं हम, p डैश x प्लस q डैश x। तो पहला आपके पास फाई ऑफ p ऑफ x आ गया और प्लस दूसरा आपके पास फाई ऑफ q ऑफ x आ गया। ठीक है,
ये आपके पास फाई जो है ये होमोमॉर्फिज्म बन गई। ठीक है, अब इसका कर्नल क्या होगा, इसका कर्नल क्या होगा, वो वाले एलिमेंट्स इसके कि जिनका आप डेरिवेटिव लें तो वो डेरिवेटिव जीरो हो जाए, क्योंकि आइडेंटिटी जो है वो जीरो है। तो वो कौन से पोलिनोमियल्स हैं जिनका डेरिवेटिव जो है वो जीरो होता है, वो कांस्टेंट पोलिनोमियल्स हैं। तो कर्नल फाई में कौन से एलिमेंट्स होंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो चले ओके। सो नेक्स्ट हम एग्जांपल करते हैं कि अगर आपके पास कोई जी इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप है, यानी जी ए से जनरेट हो रहा है, ठीक है, ये इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप है आपके पास, तो जी से जेड के ऊपर मैप हमने डिफाइन करवाना है। फाई ऑफ जी के एलिमेंट्स कैसे होंगे, क्योंकि वो ए से जनरेट हो रहा है तो ए की पावर्स होंगी, यानी अगर ए की पावर एन, ठीक है, एन के डिफरेंट वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग जो है जी के डिफरेंट एलिमेंट्स आते जाएंगे आपके पास, तो ये किसके बराबर होगा, एन के। ठीक है, ये वाला जो मैप है ये वेल डिफाइन होगा, 1 1 होगा, ऑन टू भी होगा। ठीक है, ये होमोमॉर्फिज्म भी होगी। हम इसको चेक कर लेते हैं, होमोमॉर्फिज्म चेक करते हैं। अच्छा, तो दो एलिमेंट्स लें, ए की पावर के, ए की पावर एल, ठीक है, वेयर आपका के जो है वो भी एन से छोटा होगा और जो एल है वो भी एन से छोटा होगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए की पावर के प्लस एल। ठीक है, और जब इसके ऊपर फाइव को अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, के प्लस एल। ठीक है, सो के क्या है आपके पास, फाइव ऑफ ए की पावर के प्लस एल क्या है, फाइव ऑफ ए की पावर एल। ठीक है, सो ये आपके पास सेपरेट हो गए। तो ये आपके पास जो फाइव है ये आपके पास कौन सा ग्रुप मैप है, होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, फाइव आपके पास कौन सी है, होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, सो अब मैं जो है इसका कर्नल निकालता हूं। कर्नल फाइव में क्या होगा, जी के वो वाले एलिमेंट्स कि जिनके ऊपर आप फाइव ऑपरेट करें तो जवाब क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है, यानी इस जी के वो वाले एलिमेंट, यानी ए की डिफरेंट पावर्स आपने लेनी है। ठीक है, ए की डिफरेंट पावर्स लेनी है, तो ए की पावर्स लें। ठीक है, ए की पावर क्या होगी के जवाब इधर जो है वो वही पावर आए, यानी ए की पावर जीरो। ठीक है, ए की पावर जीरो होगी तो अब जवाब यहां पे जीरो आएगा। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ कौन सा एलिमेंट इसमें आएगा, यानी आइडेंटिटी आएगी इस ग्रुप की। तो G बिलोंग्स टू G, फाइव ऑफ G कैसे एलिमेंट्स हैं, a की पावर n। तो अब G के वो वाले एलिमेंट्स, इस ग्रुप के वो वाले एलिमेंट्स जिनका इमेज फाइव के तहत क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो G में एलिमेंट्स कैसे हैं, a की पावर्स हैं। ठीक है, G में एलिमेंट्स कैसे हैं, a की पावर है, यानी फाइव ऑफ G आपके पास कोई a की पावर है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फाइव ऑफ a n इज इक्वल टू जीरो आ गया यहां से आपके पास। ठीक है, n इज इक्वल टू जीरो, तो a की पावर n बिलोंग्स टू G, n आपके पास जीरो, a की पावर जीरो बिलोंग्स टू G, यानी इसमें सिर्फ आपके पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, कर्नल फाइव में जस्ट आइडेंटिटी आ गया। और उसके बाद देखें, अगर हम इसको 1 1 प्रूव करना चाहें, अच्छा अब हमें 1 1 प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उसकी क्या वजह है, हमारे पास एक रिजल्ट है, फाइव फ्रॉम G टू G डैश इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ कर्नल फाइव में सिर्फ जीरो, यानी आइडेंटिटी हो। ठीक है, अगर फाइव जो है 1 1 होगा इफ एंड ओनली इफ कर्नल फाइव में सिर्फ आइडेंटिटी हो, तो कर्नल फाइव में जस्ट आइडेंटिटी आ रही ना ग्रुप की, तो फिर हमारा फाइव जो है वो 1 1 हो गया साबित। अब सिर्फ हमें ऑन टू चेक करना है। अच्छा, ऑन टू का मतलब यह है कि आपको Z के हर एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा G के अंदर। ठीक है, तो Z के अंदर आप कोई भी एलिमेंट ले लें, ठीक है, उसका प्री इमेज आपको लाजमन मिलेगा इस मैप के तहत। ठीक है, यानी अगर आप 1 लेते हैं, n को 1 लें, एलिमेंट Z के अंदर 1, तो a की पावर 1 मिल जाएगा आपको। अगर आप -1 लेते तो a की पावर -1 मिल जाएगा, यानी a का इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो सब एलिमेंट्स के प्री इमेजेस मौजूद हैं। ठीक है, सिंस फॉर ईच n बिलोंग्स टू Z
देयर इज a raised to power n belongs to G such that phi of a की पावर n is equal to n belongs to Z। ठीक है, सो हमारा जो मैप हमने डिफाइन करवाया था 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, होमोमॉर्फिज्म भी हो गई, तो इसका क्या मतलब है फिर फाई हमारी क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। और किन दो ग्रुप्स के दरमियान में है, एक ग्रुप आपके पास इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप है और दूसरा कौन सा है, Z है। ठीक है, तो अब आइंदा आपने याद रखना है कि कोई भी अगर आपके पास आ जाए इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप तो वो Z के आइसोमॉर्फिक ही होगा। ठीक है, कोई भी इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप हो वो Z के आइसोमॉर्फिक होगा, यानी हम Z को ही कंसीडर करेंगे, हम उस अननोन ग्रुप को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता वो कौन सा ग्रुप है, लेकिन चूंकि वो इन्फिनिट है, साइक्लिक है, तो वो Z ही है। स्ट्रक्चर सेम हो गया क्योंकि दोनों ग्रुप्स जो है वो आइसोमॉर्फिक हो गए। ठीक है, अच्छा, सो G आपके पास कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, Zn फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, इनके दरमियान में मैप बनाना है, तो a की पावर k, ठीक है, k आपका जो है वो n से छोटा होगा क्योंकि n पे तो आइडेंटिटी बन रही है ना। सो फाई ऑफ a की पावर k इज इक्वल टू k की क्लास। ठीक है, ये मैप आपके पास मैंने डिफाइन करवाया है, ये इसको होमोमॉर्फिज्म आप चेक कर लें, a की पावर k डॉट a की पावर l इज इक्वल टू a की पावर k प्लस l। ठीक है, सो ये आपके पास क्या बन जाएगा, k प्लस l की क्लास, और इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, तो ये आपके पास बन गया फाई ऑफ a की पावर k प्लस फाई ऑफ a की पावर l। ठीक है, तो ये आपके पास मैप जो है ये होमोमॉर्फिज्म बन गया। अब आप 1 चेक करने के लिए इसका कर्नल निकाल लें, कर्नल में जस्ट आइडेंटिटी आएगी। ठीक है, और उसके बाद ऑन टू भी आप वेरीफाई चेक कर सकते हैं। मैं सिर्फ 1 कर देता हूं, यानी मैं कर्नल में जस्ट आइडेंटिटी को प्रूव कर देता हूं, बाकी आप ऑन टू खुद करेंगे। सो हमने कर्नल निकालना है। अब कर्नल फाई में क्या होगा, G के वो वाले एलिमेंट्स होंगे कि जिनका इमेज अंडर फाई आपके पास क्या बन जाए, 0 बन जाए, या 0 बन जाए, या आपके पास n की क्लास बन जाए। ठीक है, n की क्लास का मतलब 0 की क्लास ही होती है। सो G के वो वाले एलिमेंट्स यानी सम a की पावर k टाइप एलिमेंट्स, ठीक है, बिलोंग्स टू G सच दैट फाई ऑफ a की पावर k आपके पास क्या आ जाए, n की क्लास बन जाए। ठीक है, तो a की पावर k बिलोंग्स टू G, a की पावर k आपके पास इसका जो मैप होगा वो क्या होगा, अप्लाई करेंगे तो k की क्लास n की क्लास, तो ये हमारे पास क्या आ गया, a की पावर k बिलोंग्स टू G। ठीक है, n की क्लास 0 तो k की क्लास 0 आ गई, यानी k आपके पास 0 आ गया, तो a की पावर 0 1, यानी कर्नल फाई में जस्ट आपके पास क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है, सो इसका मतलब है ये होमोमॉर्फिज्म आपके पास 1 होगी। ऑन टू आप खुद करेंगे, तो कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो वो हमेशा किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Zn के आइसोमॉर्फिक होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखते हैं कि ऐसा फंक्शन डिफाइन करवाते हैं जो होमोमॉर्फिज्म ना हो। तो नेक्स्ट हम ये देखते हैं फाई फ्रॉम r टू r फंक्शन डिफाइन करवाता हूं मैं, फाई ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, ये ग्रुप अंडर एडिशन है। ठीक है, तो ये मैप जो है वो आपके पास होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा। चेक कर लेते हैं, x प्लस वाई, ये आ जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आ जाएगा। ठीक है, अगर तो सिर्फ इतनी टर्म आती तो फिर ये होमोमॉर्फिज्म बन जाती, लेकिन ये टर्म हमारे पास एक्स्ट्रा आ रही है, सो फाई जो है हमारी ये होमोमॉर्फिज्म नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज देखते हैं कुछ इसकी होमोमॉर्फिज्म की। होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ a cyclic or abelian group is abelian. Homeomorphic image of a cyclic group is cyclic abelian. यानी अगर आपने साइक्लिक ग्रुप लिया हुआ है तो उसको होम्योमॉर्फिक इमेज निकाल लें। होम्योमॉर्फिक इमेज का क्या मतलब है कि अगर आपका फाई G से G डैश के ऊपर होमोमॉर्फिज्म है तो जो G डैश होगा वो G की होम्योमॉर्फिक इमेज होगी। ठीक है, तो अगर G आपका साइक्लिक है, ठीक है, तो फाई ऑफ G जो है
यानी जो जी डैश है आपका, जो होम्योमॉर्फिक इमेज बन रही है जी की, वो साइक्लिक होगा। अगर ये अबेलियन है तो ये भी अबेलियन होगा। लेकिन अगर एक साइक्लिक है दूसरा नॉन अबेलियन है तो फिर ये होम्योमॉर्फिक इमेज नहीं बन सकेगी। नेक्स्ट हम कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। हमेशा फाई ऑफ ई जो है वो ई डैश होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैंने ये लिया हुआ है फाई फ्रॉम जी टू जी डैश, ये मैंने इसको होमोमॉर्फिज्म कंसिडर किया हुआ है, तो फाई ऑफ ई मेरे पास क्या आ जाएगा, ई डैश। यानी आइडेंटिटी जो है वो हमेशा आइडेंटिटी के ऊपर मैप करती है। सेकंड, फाई ऑफ जी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू फाई ऑफ जी होल पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जी, ठीक है। कि फाई ऑफ जी की पावर एन जो है वो किसके बराबर होती है, फाई ऑफ जी होल पावर एन के, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इफ ऑर्डर ऑफ जी जो है वो अगर फाइनाइट हो देन फाई ऑफ जी का जो ऑर्डर है वो हमेशा डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, ठीक है। अगर जी आपके पास एलिमेंट जो आपने ग्रुप का लिया हुआ है अगर उसका ऑर्डर फाइनाइट है देन फाई ऑफ जी का जो ऑर्डर है वो हमेशा ग्रुप जी के ऑर्डर को डिवाइड करे। अच्छा, नेक्स्ट है फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी बराबर होंगे, ए भी जी के एलिमेंट्स हैं, इफ एंड ओनली इफ ए कर्नल फाई बराबर बी कर्नल फाई। अगर ये प्रॉपर्टी आपकी होल्ड कर रही होगी तो फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी आएगा। अच्छा, नेक्स्ट है अगर H आपका G का सब ग्रुप है, ठीक है, तो फाई ऑफ H क्या होगा, फाई ऑफ H कहां पे चला जाएगा, G डैश के अंदर, तो फाई ऑफ H फिर जो है वो G डैश का सब ग्रुप होगा। नेक्स्ट है अगर आपका H जो है वो साइक्लिक है यानी साइक्लिक सब ग्रुप है G का, तो फाई ऑफ H जो है वो भी साइक्लिक होगा इन G डैश, ठीक है। ओके, अगर H साइक्लिक सब ग्रुप है G का तो फाई ऑफ H जो उसके इमेजेस होंगे, फाई ऑफ H जो इमेजेस की कलेक्शन होगी वो फाई ऑफ H वो भी साइक्लिक सब ग्रुप होगा G डैश का। अगर H आपका नॉर्मल सब ग्रुप है G का तो फिर फाई ऑफ H जो है वो भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा G डैश का। अच्छा, नेक्स्ट है अगर मैं K कोई सब ग्रुप लूं G डैश का तो फाई इनवर्स ऑफ K जो होगा वो आपके पास सब ग्रुप बन जाएगा किसका, G का। और नॉर्मेलिटी अगर हमारे पास K जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो G डैश का तो फाई इनवर्स ऑफ K जो है ये भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा G डैश का, ठीक है। तो ये हमारे पास इतनी प्रॉपर्टीज थी होमोमॉर्फिज्म की, ठीक है। और मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स करवा दी, ठीक है। बाकी और कुछ एग्जांपल्स आप देखना चाहें तो आप खुद से देख लीजिएगा। और अब हम जो हमारे टॉपिक पढ़े हमने क्वेश्चन ग्रुप्स और होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, इनके एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। एंड नेक्स्ट जो है हम दोबारा ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म और कम्यूटेटर वाला जो टॉपिक है वो इकट्ठा पढ़ेंगे और फिर उनके एमसीक्यूज करेंगे। तो नेक्स्ट हम होमोमॉर्फिज्म और क्वेश्चन ग्रुप्स के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखें, द ग्रुप Cn ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज आइसोमॉर्फिक टू, कि जो Cn है ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी वाला ग्रुप ये किसके आइसोमॉर्फिक है, तो Cn nth रूट्स ऑफ यूनिटी फाइनाइट ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, तो किसी साइक्लिक ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। सो ऑप्शन डी और सी तो क्रॉस हो गई क्योंकि Q और R दोनों साइक्लिक ही नहीं है। Z और Zn ये दो साइक्लिक ग्रुप्स हैं, Z इन्फिनिट है और Zn फाइनाइट है, ठीक है। Z के आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता क्योंकि हमने जब टॉपिक पढ़ा होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म वाला तो मैंने आपको प्रूफ बाकायदा करवाया कि कोई भी इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप लें तो वो Z के आइसोमॉर्फिक होगा और कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लें तो वो Zn के आइसोमॉर्फिक होगा। तो ये Zn के आइसोमॉर्फिक होगा क्योंकि ये फाइनाइट है, ठीक है। नेक्स्ट देखें Q8/C2, Q8/C2 किसके आइसोमॉर्फिक होगा, बड़ी तफसील से मैंने आपको बताया इसके बारे में दोनों मेथोडोलॉजी से यूजिंग रिजल्ट और मैंने कोसेट्स बना के भी आपको दिखाए थे। C2 चूंकि Q8 का सेंटर है तो हम वही रिजल्ट यूज करेंगे जो कि यहाँ एमसीक्यूज में लिखा भी हुआ है, अ ग्रुप G इज अबेलियन इफ एंड ओनली इफ द फैक्टर ग्रुप G बाय सेंटर ऑफ G इज साइक्लिक। तो अगर तो इस फैक्टर ग्रुप ने साइक्लिक बनना है तो फिर G को अबेलियन होना पड़ेगा, ठीक है। चूंकि ये फैक्टर ग्रुप का ऑर्डर 4 है तो 4 ऑर्डर के दो ही ग्रुप्स हैं, एक Z4 है एक क्लाइन 4 है,
तो अगर इस फैक्टर ग्रुप ने Z4 बनना है तो फिर Q8 को अबिलियन होना पड़ेगा, लेकिन वो Q8 तो नॉन अबिलियन है, सो Z4 नहीं हो सकता, इसका मतलब क्लाइन 4 ही हो सकता है। सो B आपकी ट्रू ऑप्शन है। ठीक है, S3 और A3 इनका तो ऑर्डर ही 4 नहीं है, सो इनके बराबर तो आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट देखिए, ऑर्डर ऑफ 30 इन Z/54Z, कि हमने 30 का ऑर्डर निकालना है Z/54Z में, और हमें पता है Z/54Z जो है ये Z54 के आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, हमने Z/NZ क्वोशंट ग्रुप बनाया था, तो हमने ऑर्डर निकालना है इसका, 30 का ऑर्डर इस ग्रुप में। ठीक है, सो ऑप्शंस दी हुई है हमारे पास 2, 5, 3, 9। मैं ऑप्शंस को क्लिक कर लेता हूं। 2 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि एडिशन है ना, 2 से मल्टीप्लाई करें 60 आ जाएगा, आइडेंटिटी नहीं आ रही। 5 से मल्टीप्लाई करें 150 आ जाएगा। 54 को अगर आप डिवाइड 150 को 54 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपके पास 0 नहीं आता। 3 से करें 90, फिर नहीं आएगा। 9 से करें 9 3 27 होता है, यानी 270 को चेक करना है, क्या 270 को 54 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है, तो हम 270 को 54 से डिवाइड ही कर लेते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करें जी, 5 4 20, 5 5 25 और 2 27, तो इसका ऑर्डर कितना है, तो ये डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली। ठीक है, सो 30 का ऑर्डर कितना है, 9 है। सो डी आपकी ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, इफ फाई फ्रॉम G to H इज होमोमॉर्फिज्म देन कर्नल फाई क्या होगा। सब ग्रुप ऑफ G सिर्फ G का सब ग्रुप होता है? नहीं, जरूरी नहीं है, सिर्फ नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है। मतलब सब ग्रुप तो होता ही है, लेकिन स्पेशल टाइप का सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ओनली अ सबसेट ऑफ G, नहीं, सबसेट भी होता है, सब ग्रुप भी होता है, नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है। ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है G का, H का नहीं, क्योंकि ये सबसेट ही G का होता है। सो C आपकी यहां पे ट्रू ऑप्शन होगी। नेक्स्ट देखें, D4 बाय सेंटर ऑफ D4, फिर उसी रिजल्ट को यूज करना है जो इसके आगे वाले MCQs में है, कि G बाय सेंटर ऑफ G साइक्लिक तब होगा अगर G अबिलियन होगा। तो D4 का ऑर्डर 8 है, उसके सेंटर का ऑर्डर जो है वो 2 है, तो 4 ऑर्डर वाला बनेगा, साइक्लिक बन नहीं सकता क्योंकि D4 खुद नॉन अबिलियन है। ठीक है, तो आपके पास कौन सा बन गया, क्लाइन 4 बन गया। और अब ये वाला रिजल्ट तो मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा कि कौन सा है, साइक्लिक ग्रुप है। अगर साइक्लिक है तो अबिलियन ऑब्वियसली होगा। फाई फ्रॉम G to G डैश इज होमोमॉर्फिज्म, देन फाई इज इंजेक्टिव 1 यानी होगी इफ एंड ओनली इफ कर्नल फाई में क्या हो, इस G की आइडेंटिटी हो। ठीक है, इस रिजल्ट को मैंने यूज भी किया और आपको रिजल्ट लिख के भी बताया था, और इसके अलावा मैंने एप्लीकेशंस भी इसकी की। तो कर्नल फाई में जस्ट आइडेंटिटी होगी इस ग्रुप की। ठीक है, दूसरी ऑप्शन में देखें E डैश लिखा हुआ है, वो इसकी आइडेंटिटी है। नहीं, कर्नल फाई होते ही G का सबसेट है, सो A आपकी ट्रू ऑप्शन होगी। अच्छा, नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन इन ग्रुप्स, कि इनमें से कौन सा रिलेशन जो है ग्रुप्स के अंदर ट्रांजिटिव नहीं होता। तो सबसे पहले देखें, सबसे पहला है सब ग्रुप रिलेशन। तो यानी अगर H जो है वो K का सब ग्रुप है, K G का सब ग्रुप है, तो हमने बताना है कि क्या H G का सब ग्रुप होता है। ठीक है, H K का सब ग्रुप है यानी H K का सबसेट है, K G का सब ग्रुप है, K G का सबसेट है। जो H के एलिमेंट्स हैं वही, H खुद भी एक ग्रुप है। ठीक है, और H जो है वो K का सब ग्रुप भी है, सो H जो है वो G का भी सब ग्रुप होगा लाजमन। ठीक है, लेकिन ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा क्योंकि ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं होता। यानी अगर H जो है वो K का सब ग्रुप हो तो जरूरी नहीं है कि H जो है वो K का, अगर H K का सब ग्रुप है तो K H का सब ग्रुप हो, ऐसा होना जरूरी नहीं है। यानी सब ग्रुप रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस नहीं होता क्योंकि वो सिमेट्रिक नहीं होता, रिफ्लेक्सिव होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप, ठीक है, तो हम इसको डिस्कस कर चुके हुए हैं कि ये वाला जो रिलेशन है ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, तो यानी ट्रांजिटिव रिलेशन भी होता ही है। नॉर्मेलिटी ऑफ सब ग्रुप, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होता। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं। G आप लें D4, इसमें D4 ले लें, N जो है वो आप ले लें ER स्केयर S R स्केयर S, ये वाला, और K ले लें E और S। ठीक है, अब N जो है वो G के अंदर नॉर्मल है, N G का
नॉर्मल सब ग्रुप है, K जो है वो N का नॉर्मल सब ग्रुप है, लेकिन जो K है वो नॉर्मल नहीं है G के अंदर। ठीक है, ये एग्जांपल मैं आपको नॉर्मल सब ग्रुप वाले टॉपिक में भी बता चुका हूँ। सो ये नॉर्मेलिटी जो है ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बनेगा। आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगी कि अगर H जो है ये एक ग्रुप G के आइसोमॉर्फिक है और G जो है आगे किसी K ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है, तो H और K ही आइसोमॉर्फिक होंगे। ठीक है, सो ये आइसोमॉर्फिज्म भी ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। सो C हमारी ट्रू ऑप्शन होगी यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? S3 नॉर्मल सब ग्रुप है S4 का। क्या S3 जो है वो S4 का नॉर्मल सब ग्रुप है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने S4 के नॉर्मल सब ग्रुप्स निकाले थे। वो कौन कौन से थे? आइडेंटिटी, S4, A4 एंड V4। 4 नॉर्मल सब ग्रुप्स थे S4 के, उनमें S3 कहीं नहीं था। सो ये स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं है। नेक्स्ट देखिए, A4 हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। तो इस पे तो बड़ी तफसील से बात हो चुकी हुई है कि A4 में ऑर्डर 6 का सब ग्रुप नहीं होता, क्योंकि उसमें लाग्रांज का कन्वर्स होल्ड ही नहीं करता। काउंटर एग्जांपल यही थी हमारे पास वहां पे। उसके बाद होमोमॉर्फिज्म में हैव एन एम्प्टी कर्नल। ठीक है, क्या होमोमॉर्फिज्म का कर्नल एम्प्टी हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज लिखी थी वहां पे लिखा था फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश, यानी आइडेंटिटी का इमेज तो आइडेंटिटी होता ही है, उसके अलावा कोई एलिमेंट अगर हमें नहीं मिल रहा जिसका इमेज आइडेंटिटी है तो कम से कम आइडेंटिटी तो होती है। तो कर्नल फाई जो है उसमें जस्ट एटलीस्ट एक एलिमेंट लाजमी होता है। सो एम्प्टी कर्नल कभी भी नहीं हो सकता। ये भी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। नेक्स्ट देखिए, एन इज नॉर्मल इन एसएन एंड एन का जो इंडेक्स है वो 2 है, तो ये स्टेटमेंट है हमारी ट्रू है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हुए हैं कि एन जो है वो एसएन के नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं और एन का इंडेक्स जो है वो 2 होता है। सो ट्रू ऑप्शन हमने बतानी थी, तो डी हमारी ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, Z10 ओवर जनरेटेड बाय 2, ये वाला सब ग्रुप। तो 2 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप जी निकालें आप, 2 आएगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से करें 4, उसके बाद 3 से करें इसको 6, 4 से करें 8, 5 से करें 10, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ओके, यानी जो H2 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप है उसमें एलिमेंट्स है 0, 2, 4, 6, 8, 5 ऑर्डर वाला आ गया। ये देखा हमने कि 2 से जो जनरेट होने वाला सब ग्रुप है उसका ऑर्डर कितना है? 5 है। तो Z10 डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ 5, 10 ओवर 5 यानी 2 ऑर्डर वाला आएगा। तो 2 ऑर्डर वाला कौन सा ग्रुप है? Z2 है। सो ए ऑप्शन हमारी ट्रू होगी। नेक्स्ट देखें, फॉर अ नॉन अबेलियन ग्रुप G जिसका ऑर्डर 30 है, उसके सेंटर का ऑर्डर 5 है, देन G बाय सेंटर ऑफ G क्या होगा? तो ग्रुप उसने खुद ही बताया हुआ है नॉन अबेलियन है, तो G बाय सेंटर ऑफ G साइक्लिक तब होगा जब G क्या होगा? अबेलियन होगा। यानी ऑर्डर तो इसका 6 निकलेगा ना, 30 ओवर 5 6 ऑर्डर वाला निकलेगा। तो D6 भी गया, A भी गया। अब हमारे पास 6 ऑर्डर की ये 2 चॉइसेस हैं। ये तब होगा, ये साइक्लिक है ना, ये तब होगा जब G अबेलियन होगा, लेकिन G तो अबेलियन ही नहीं है, तो ये भी गया। तो ए बी ऑप्शन हमारी ट्रू बनती है। ठीक है, ये S3 ही हो सकता है। लेट n नॉर्मल सब ग्रुप है, G का ऑर्डर फाइनाइट है, और G बाय n का ऑर्डर क्या होगा? क्वोशिएंट ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है अगर G फाइनाइट हो? ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ n। तो ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ n, सो B हमारी ट्रू ऑप्शन होगी।